हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। कैसे हो आप सभी? मैं अंतिम नगरिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 के क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 4, जो कि इस साइंस की पूरी बुक में से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। और केमिस्ट्री के अंदर जो बच्चे फ्यूचर में 11th और 12th की प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे 11th और 12th में मुझे केमिस्ट्री या साइंस लेनी है, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है। आपको इस चैप्टर को बहुत ही डीपली से पढ़ना है, ध्यान रख करके देखना है। मैं आपको बहुत ही डीपली से पढ़ाना और एकदम बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे। बेसिक से अपन चलेंगे हाई लेवल की और छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल से घुस जाए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में से आपकी एनसीईआरटी जो आरबीसी बोर्ड क्लास 10th है, उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन बोले या चाहे लॉन्ग क्वेश्चन बोले, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी से अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि कार्बन एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बन के बारे में। ठीक बेटा, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बन के बारे में। एक्चुअल में कार्बन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कार्बन चीज क्या है। देखो, कार्बन की अगर बात की जाए, कार्बन का जो प्रतीक होता है, सिंबल, वो क्या होता है? सी। इसका प्रतीक क्या हो गया? सी हो गया। अगर कार्बन की बात की जाए, कार्बन अपने वातावरण में किस रूप में पाया जाता है? फाउंड इन नेचर एंड एटमॉस्फेयर। मतलब ये हुआ कि कार्बन का अपने नेचर के अंदर या अपने वातावरण में किस रूप में पाया जाना है, तो वो अपन लिखेंगे किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। ये अपने वातावरण में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने वायुमंडल में ये प्रेजेंट हो रहा है, ये आपको पता है। और अगर आपको ये बोल दिया जाए कि बताइए अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी होती है, जो 0.03% कितनी होती है? 0.03% होती है कार्बन। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म कौन है? कार्बन प्योर फॉर्म। अगर बोल दिया जाए कि कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म कौन है, तो कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है वो है डायमंड, मीन्स हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, ठीक है ना। आपको बोल जाए कार्बन यूज एज ए फ्यूल। कार्बन का यूज किस फॉर्म में होता है? फ्यूल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? फ्यूल के फॉर्म में। जैसे कि कौन कौन से फ्यूल है? जैसे कि कोयला हो गया, कोल, पेट्रोल हो गया। देखो, इन सब के अंदर आपके कोयला होता है, कार्बन होता है, ठीक ना। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी गैस होगी, एलपीजी, और भी बहुत सारे हैं जिसको जलाने से, जिसको बंद करने से अगर उसमें से ब्लैक स्मोक निकलता है, अगर काला धुआं निकलता है, उन सबके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो ये आपके एग्जांपल है, और भी हम देखेंगे। नेक्स्ट की बात की जाए कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का 6 होता है। कितना होता है? 6। ये आप करें, अगर इसका परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 6, है ना। तो आपको होता है जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है, वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्या बोला मैंने? आपको राइट डाउन भी करना है कि जिस परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है, वही इसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन विच प्रेजेंट ऑफ मेटल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। और अगर परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर अगर इसका 6 है, नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हुए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 6। क्यों? क्यों अपन कह सकते हैं कि परमाणु हमेशा कैसा होता है? उदासीन होता है। एटम आर ऑलवेज न्यूट्रल। अब आप खुद देख लो, प्रोटॉन किसके ऊपर चार्ज कौन सा है? प्लस का, तो ये प्लस के 6 हो गए, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस का, तो माइनस के हो गए। तो प्लस के 6 से माइनस 6 करके आप कितना बच गया? 0। और 0 को कोई भी चार्ज यहाँ पर आवेश नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, परमाणु न्यूट्रल होता है। ओके ना।
अगर इस बात की जाए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बात की जाए तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो इसके फर्स्ट सेल में आ जाएंगे तो पहले इसका वो वाला इंडेक्स लिखते हैं, ऑप्पो वाला 1s2 2s2 और 2p2। अब देख लो 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो आगे 1 लगा हुआ है तो ये फर्स्ट सेल लगा हुआ, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने 2, आगे इसके भी 2, इसके भी 2, मतलब ये कौन सा सेल है, सेकंड सेल है, तो सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने 4। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2 और 4 हो जाएगा। क्लियर ना। फिर आपको बोल दिया जाए बताइए इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता मीट वैलेंसी। तो आपको बताया कि हर एक जो एटम होता है, हर एक जो एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में, अब ये जो 4 वैलेंसी है इसका सबसे बाहरी कोश है, ये क्या है, बाहरी कोश, आउटर मोस्ट सेल। अब आपको पता है ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर फिल नहीं है तो वो अपने ऑक्टेट में या अपने ऑक्टेट को पूरा करने की, कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, वही उसकी कहलाती है वैलेंसी। अब जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, 4 है, ऑक्टेट मतलब 8। अब 8 करने के लिए इसको 4 और चाहिए तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4 और इसकी वैलेंसी होगी। क्लियर, यहां तक क्लियर है। फिर आपको बोलेंगे कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोपस होते हैं, मतलब अपरूप की बात की जाए, एलोट्रोपस अपरूप, तो कार्बन के अपरूप 2 टाइप के होते हैं, एक तो होगा क्रिस्टलीय अपरूप, एक होगा अक्रिस्टलीय अपरूप। एक होगा क्रिस्टलीय, एक होगा अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल की बात की जाए इसमें एलोट्रोपस वो आएंगे जिसका शेप और साइज और ज्योमेट्री है वो क्या होती है, फिक्स होती है। देखो क्रिस्टलीय मतलब उसके एक शेप क्रिस्टल की शेप में मौजूद है, जैसे आपने देखा शक्कर का दाना, शुगर का दाना। क्या आपको पता है कि शक्कर के दाने हम जब बाजार से मार्केट से शक्कर का दाना शुगर लेके आते हैं 1 किलो वेट की, तो उसमें सारे के सारे शुगर के जो पार्टिकल है, शुगर के जो ग्रेन है, दाने, उन सभी का साइज, उन सभी का शेप, उन सभी की ज्योमेट्री क्या होती है, एकदम सेम होती है। क्या कभी आपने देखा कि एक थोड़ा लंबा है, एक छोटा है, एक मोटा है, एक तगड़ा है, एक पीला, कभी नहीं होता। सारे का साइज सेम होता है, तो जिसका शेप, साइज, ज्योमेट्री, वॉल्यूम फिक्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय अपरूप। और जिसका शेप, साइज और फिक्स नहीं होता है, मन चाहे शेप में होते हैं, मन चाहे ज्योमेट्री होते हैं, तो उसको बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन मींस अक्रिस्टलीय। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। अगर क्रिस्टलाइन की बात की जाए, हम ये पढ़ेंगे आगे, मैं आपको भी एक बार इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। इसकी बात की जाए तो इसमें एक तो होता है हीरा, डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को हिंदी में ग्रेफाइट ही बोलते हैं, और एक होता है आपका फुलरीन, फुलरीन को हिंदी में भी फुलरीन बोलते हैं। तो ये 3 जो होते हैं वो आपके किसमें होंगे, क्रिस्टलीय अपरूप में, मतलब क्रिस्टलाइन एलोट्रोपस के अंदर। अगर नॉन क्रिस्टलीय की बात की जाए तो एक तो आ जाएगा कोल, कोयला, कोक है, हिंदी में नाम इसका यही है, मोम है मतलब वैक्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, और भी बहुत सारे फॉर्म है जो इसके नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर फाउंड होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका लगभग था कार्बन का इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब अगर देखो, अगर आपको बोल दिया जाए कि सर कार्बन का आपने इलेक्ट्रॉन कॉम्पोजिशन बता दिया है, अगर कार्बन का हमको पूछेंगे कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसका भी साथ में जिक्र कर लेते हैं। तो देखो आपको पता है एटम मतलब एटम के पार्ट 2 होते हैं, एक तो उसके बीच में सेल होता है, फिर इसके बीच में होता है न्यूक्लियस मतलब होता है नाभिक,
और उसके चारों ओर जो सर्कुलर पाथ में रास्ते होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, मस उसको कहते हैं अपन पोस्ट। तो बीच में तो है न्यूक्लियस, ये नाभिक हो गया, और न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल दो होते हैं, एक तो आपका प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस होता है, इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी कौन सा हो जाएगा, प्लस का। और इसके चारों ओर आउटर मोस्ट शेल में कौन प्रेजेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो, अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो उसमें सेल कितने हैं, दो सेल ही है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दो है, तो यहाँ पर आप और सेकंड सेल है, तो सेकंड दो सेल बन गए, दो कोष बन गए। अब देखो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, दो, तो ये फर्स्ट सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन दो करने आपको। सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन चार है, तो आपको चार यहाँ फिल करने, एक, दो, तीन और चार। तो ये हो गया इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, मींस परमाणु संरचना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन में सहसंयोजी बंध, बॉन्डिंग इन द कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए अपन को कार्बन के अंदर जो सहसंयोजी आबंध है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, उसको समझने से पहले अपन थोड़ा सा कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, क्योंकि आपको इसको पढ़ना बहुत ही कंपल्सरी है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई तो आपको फिर आगे जो टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड मींस सहसंयोजी बंध, वो आपको थोड़ा सा क्लियर होने वाला नहीं है। मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अपना मीनिंग क्या है, अपन इस चैनल के ऊपर क्यों आए, क्योंकि अपन इस चैनल के द्वारा जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा हमको क्या हो जाए, फेस टू फेस अभी इसके हाथों हाथ याद भी हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एटम के बारे में, मतलब परमाणु के बारे में। अब देखो, अगर बात की जाए एटम की, मीन्स परमाणु की, अब आपको बताइए कि पदार्थ जो होता है उसका सबसे छोटा कण कौन होता है, परमाणु, है ना। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच इट इज एटम। अब ये बोला है कि एटम इतना छोटा है कि इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब ये कैसा कण है, अविभाज्य कण, ठीक है ना। लेकिन आपको होता है, एक साइंस आया उसने बोला कि परमाणु इतना छोटा नहीं है जितना आप मान लो। परमाणु के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना, जिनको अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल जो उसके अंदर बैठे हुए, तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो परमाणु के अंदर बैठे हुए। लेकिन अगर बात की जाए कि परमाणु मतलब एटम में कितने पार्ट होते हैं, भाग की बात कीजिए तो इसमें भाग होते दो। एक तो होता है नाभिक, जिसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियस, और दूसरा होता है कोश, जिसको बोलते हैं सेल, या इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्लियर। अगर बात की जाए नाभिक की, तो नाभिक में अब देखो एटम के अंदर पार्टिकल कितने, एटम के अंदर अवयवी कण, आपको बोलेंगे कि परमाणु में कौन कौन से अवयवी कण होते हैं, कंपोनेंट्स। तो आपको देखना इसकी ट्रिक है बड़ा, आप अगर कभी भूल भी जाओ तो इसकी ट्रिक है, अपन जिस पेन को यूज करते हैं वो पेन, तो पी से आपका हो जाएगा प्रोटॉन, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और एन से हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आपके तीन पार्टिकल है, पीईएन पेन, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन। अगर बात कीजिए प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस का, पॉजिटिव चार्ज, ई के ऊपर होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है न्यूट्रल, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से कौन सा एटम कहाँ रहता है उसके बारे में बात करनी है, लेकिन इसके बारे में ये भी देख लेते हैं कि इन सभी तीनों पार्टिकल के ऊपर इनके जो चार्ज है, इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, या मतलब इसका मास कितना होता है। अगर प्रोटॉन की मास की बात की जाए तो इसका मतलब 1.6 इंटू 10 के पावर -27। अगर इस न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इसका भी मास होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -27। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का होता है। तो एटम के अंदर सबसे जो कम मास होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, -31। देखो नेगेटिव के अंदर जो नंबर जितना छोटा होता है
वह उतना क्या होगा, सो जो जितना बड़ा होता है वह उतना क्या होगा, छोटा होगा। मतलब इनका 27 है जबकि इसका -31 है, तो इन दोनों के कंपेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, वो सबसे क्या होता है, कम। अब हमको पढ़ना ये है कि आपने सब बता दिया कि एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक है आपका नाभिक, दूसरा है आपका कोश, सेल और न्यूक्लियस। तो आपके पार्टिकल 3 है, इसके घर के मेंबर कितने, 3 है। तो भाग दो, ये कमरे दो, ये तो इसमें कौन से मेंबर किसमें रहेगा, ठीक है ना। तो बात आती है प्रोटॉन, जिसके ऊपर चार्ज लगाओ प्लस। अब ये देखो, ये धनवान है, प्लस का मतलब क्या होता है, धन, और धन मतलब धनवान, मतलब ये पहले से अमीर है। तो इसको कमाने के लिए क्या किसी और जगह जाने की जरूरत है, क्या घूमने की जरूरत है, ये हमेशा पड़े पड़े अपने कमरे में क्या करता है, ऐश करता है। क्योंकि धनवान, इसको पता है मेरे पास रुपया ज्यादा, पैसे बड़ा बहुत है, तो मैं आराम से अगर बैठे बैठे मौज भी करूंगा तो मेरी सांस पुश्ते आराम से खाना खा सकती है। तो ये बेचारा क्या करता है, एटम के सबसे बीच में जो होता है बंद, वहां पर कौन रहता है, आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहाँ रहेगा, नाभिक का अंदर, क्योंकि नाभिक छोटा होता है और आराम से इस कमरे में बैठा रहेगा। लेकिन इस नाभिक के चारों, न्यूक्लियस के चारों और जो सेल दिख रहे, कोष दिख रहे, वो वर्ताकार पद होते हैं, वो स्फेरिकल सर्कुलर पद होते हैं। उसके अंदर बेचारा कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ, नेगेटिव, मतलब इसके ऊपर लगा हुआ ऋण, ऋण का मतलब उधार लिया हुआ। इस बेचारे ने कहीं ना कहीं से उधार लिया होगा, इसलिए उनसे बचने के लिए रोज एक जगह अगर टिके रहेगा तो लोग मांगने आ जाएंगे। इसलिए बेचारा ये रोज इस न्यूक्लियस के चारों और इस नाभिक के चारों और वर्ताकार पथ में, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता रहता है बचने के लिए कि मैंने ऋण लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा सेल के अंदर, मीन्स ऑर्बिट के अंदर, कोश के अंदर। अब बात आई आपकी न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन बोला कि भाई साहब तेरे पास था प्लस, तो अंदर बैठ गया, इलेक्ट्रॉन तेरे पास था माइनस, तो अंदर लोगों से उधार लेगा, तो इसलिए तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब न्यूट्रॉन, मेरे पर कोई भी चार्ज नहीं, ना मेरे पास प्लस है ना मेरे पास माइनस है, तो मैं अगर मैंने तेरा साथ किया तो इलेक्ट्रॉन बोला कि भैया मेरे पास आता, सेल के अंदर आ जा। तो ये बोल रहा है अगर मैंने तेरे साथ किया तो तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, तूने तो बहुत सारा ऋण लिया हुआ है, तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो तेरे साथ में मुझे भी घूमना पड़ेगा। मुझे चाहिए ऐसो आराम की जिंदगी, क्योंकि मेरे ऊपर उसका चार्ज ही नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोटॉन के साथ चला जाता हूँ कि प्रोटॉन जिस रूम में बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, वहां पर उसके साथ में मैं भी बैठ जाऊंगा। इस प्रकार नाभिक के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ओके, क्लियर समझ आ गया। अब देखिए एटम की संरचना है वो भी बना देते हैं। एटम की संरचना की बात की जाए तो एटम के बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस। तो ये देखो न्यूक्लियस है, ओके, और इसके चारों होते हैं सेल। एक सेल हो सकता है, 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते हैं। अब देखो ये आपका न्यूक्लियस है। एटम की स्ट्रक्चर बात करें, परमाणु संरचना, इसको बोलते हैं नाभिक। और ये जो एक और दोनों है, ये दोनों कौन है, ये दोनों है कोश, मतलब है सेल, ठीक है। अब नाभिक के अंदर कौन होता है, नाभिक के अंदर होता है, इसके अंदर एक तो होता है प्रोटॉन प्लस एक होता है आपका न्यूट्रॉन। ये दो रहेंगे इस नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन प्लस एंड न्यूट्रॉन। अब आपको पता है नाभिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर चार्ज वाला पार्टिकल कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा, प्लस। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही चार्ज वाला पार्टिकल वो है प्रोटॉन। और ये जो वर्ताकार कोश दिख रही है, सर्कुलर पाथ जो दिख रही है, इसमें कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए बात की जाए कोश की, तो मैं आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर बात पूरा कर रहा हूँ। ये नाभिक हो गया, ये कोश हो गया, फर्स्ट कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, ठीक है ना। तो देखिए ये है नाभिक, ठीक है, ये पहला कोश, और कोश के नंबर को बोलेंगे m बराबर 1, है ना। ये नाभिक के जस्ट पास में, इसलिए m बराबर 1 हो गया। ये नाभिक का थोड़ा दूर है, इसलिए ये हो गया m बराबर 2। ये नाभिक के नंबर के बाद 3 आता है, इसलिए इसको बोलेंगे m बराबर 3। और ये नाभिक के 4 नंबर पर आता है, इसलिए इसको बोलेंगे 4, है ना। तो सेल के जो नंबर है वो अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ n से, है ना। अगर बात की जाए कोश की,
कोषों की संख्या, नंबर ऑफ सेल, वो होते हैं m बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकते हैं। तो ये होता है नंबर ऑफ सेल। अब देखो, जिस सेल का नंबर 1 है उस सेल का नाम होता है k। कौन सा होगा? k। नंबर 2 है, इसको बोलेंगे हम l, और नंबर 3 को बोलेंगे m, और 4 को बोलेंगे हम n। इस प्रकार कोषों के नाम कौन सा हो गया? k l m n। मतलब ये जो 1 है तो उसका नाम k होगा, 2 वाले का l होगा, 3 वाले का m होगा, 4 वाले का m होगा केल्विन, और अगर 5वां आ जाएगा o होगा, और छठा आ जाएगा p होगा। इस प्रकार आपके नाम चटे जाएंगे। तो सेल कितने टाइप के हुए? सेल होते हैं आपके के एल एम एन, 4 टाइप के होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट टाइम के हमको इतना पता है। अगर आपको बात की जाए कि इन सेल जो है, और आपने सर बोला कि सेल के अंदर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो मुझे आप बताइए कि सर कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या करनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेल। जिस सेल के अंदर हमको उसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो हमको अगर फाउंड करना है तो वो उसको उसका लगा। जैसे मान लो अगर हमको पहले सेल में, पहले सेल के लिए n बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर n बराबर 1 रखिए। तो देखो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर एक बार रख के देखो। अगर मैं 2n² की बात करता हूँ तो देखो 2 इंटू n, n² मतलब n का कितना स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 2 इंटू 1 बराबर 2। मतलब पहले सेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। क्लियर? अगर बात की जाए दूसरे सेल की तो 2 इंटू n, देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ 2n²। ये आपका फॉर्मूला है। 2 इंटू n, n का मतलब यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4 होता है। 4 इंटू 8 होगा। मतलब सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। अगर थर्ड सेल की बात की जाए तो 2 इंटू n, n मतलब यहाँ पर 3, तो ये है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 6, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 टू जा 18, तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 18, 18। अगर चौथे सेल की बात की जाए तो 2 इंटू n मतलब 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 2 32, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके इस चौथे सेल में। इस प्रकार आपको किसी भी कोर्स में अगर इलेक्ट्रॉन फाउंड करने का, अगर इलेक्ट्रॉन चेक करने का बोल दिया जाए तो आपके पास में फॉर्मूला रहेगा 2n²। इस 2n² के द्वारा आप किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए, अब बात आती है कि सर जिस प्रकार देश में होता है प्रधानमंत्री, है ना, नगर पालिका में होता है अध्यक्ष, अगर वो ना हो तो उसकी उपस्थिति में, उसकी विदाउट प्रेजेंट के अंदर, एब्सेंट के अंदर कौन काम करता है? उपाध्यक्ष। जिस प्रकार आपने देखा होगा प्रिंसिपल स्कूल में, तो उस प्रिंसिपल अगर ना हो तो एक होता है वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल उसके जस्ट नीचे होता है, उसके अंडर में काम करता है, उससे छोटा होता है तो उसके अंदर होता है। उसी प्रकार अगर बात की जाए सेल, तो सेल जो होता है वो सबसे बड़े होते हैं, मतलब कोष, और कोष के अंदर कौन होता है? कोष के अंदर होता है सब सेल, मगर सबसे बड़ा है मतलब कोष। और कोष के अंदर कौन होता है? उपकोष। कौन होते हैं? उपकोष ये रहता है। और मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, ध्यान रखिए। तो देखिए कोष के अंदर होते हैं उपकोष, तो ये बेटा कोष तो मैंने बता दिया, कोष मतलब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, के एल एम एन, ये कोष हो गए। अब इन सेल के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे सबसेल होते हैं, कोष होते हैं। तो अगर बात की जाए पहले सेल की, तो देखो पहले सेल में उपकोष कौन सा होगा? सबसेल कौन सा होगा? ओनली वो एस होगा। सेकंड सेल में ये एस है, वो तो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा, नया कौन आ जाएगा? पी। ठीक है। अगर थर्ड सेल की बात की जाए तो ये दो तो कंटिन्यू रहेंगे, एस और पी। तीसरा नया कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। और अगर चौथे सेल की बात की जाए तो उसमें एस, पी और डी तो होगा, नया आपका आ जाएगा एफ। अब देखिए इन उपकोष के बारे में, तो उपकोष कितने हुए? आपके 4 हुए। आपके जो उपकोष है, सब सेल है, वो कितने हुए? 4 हुए, एस, पी, डी और एफ। अगर बात की जाए सब सेल में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, अगर पहले सब सेल की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम रहेंगे 2,
इसमें रहेंगे 6, डी में रहेंगे 10, एफ में रहेंगे 14। 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10 और 14 ये आपके सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स रहती है आपको याद है। अगर कभी आप भूल भी जाओ तो देखो सब सेल के अंदर भी 2 रहते हैं और सेल के अंदर भी कितना रहता है 2, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक ना। क्योंकि देखो पहला जो सेल है, पहला चाहे सेल हो या पहला चाहे सब सेल हो, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, फिक्स होंगे, सेम होंगे, वो भी 2, यहाँ पर 2। अगर अब देखो अगर बाई चांस भूल जाओ सर आगे नंबर हमको पता नहीं है, तो इन दोनों देखो 4 4 का गैप दिख रहा है, 2 + 4 6, 6 + 4 10 और 10 + 4 14। मतलब अगर आप कभी भूल भी जाओ तो याद रखना है, पहला याद रहेगा 2 और 2 के बाद में आपको +4 करके सब सेलों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हुए जाना है। तो 2, 6, 10, 14। उसी प्रकार सेल के अंदर आपके रहेंगे 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। ये बड़ा नंबर याद करना, रट लेना, ये नंबर बहुत ही मैजिक नंबर है। इसी की मैजिक नंबर के द्वारा आप जो पीरियड टेबल होती है उस टेबल के अंदर अगर किसी भी तत्व का आपको परमाणु क्रमांक एटम नंबर अगर ज्ञात करने का बोल दिया जाए तो 2, 8, 18, 32 के द्वारा आप इजीली से उसको फाइंड कर सकते हो। कैसे करना मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अपना चैप्टर ये है, ठीक है। अब देखिए आप, अब सर सेल आपका के अंदर होते हैं एस, तो एस में देखो एस में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 2, तो ये मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, तो इसमें सबसे एक ही है, इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है, तो ये देखो 2 हो गए। अगर सेकंड सेल की बात की जाए, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, क्योंकि इस सेल के अंदर सब सेल है 2, एस और पी। एस में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2 और पी में रहेंगे 6, देख लो पी में 6 रहते हैं, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, तो ये हो गए 8, ठीक है ना। अब देखो थर्ड सेल मतलब एम के अंदर इलेक्ट्रॉन 18 18 रहते हैं। अब 18 कैसे आए, क्योंकि इसके अंदर सब सेल बैठे हुए 3, एस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पी मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 10 बी मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 और 6 16 और 16 2 18। इस प्रकार से यहाँ पर थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। अगर फोर्थ सेल की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन है 32। कैसे आई है देखो कि इसके सब सेल एस, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। तो देखो आप काउंट कर लो 14 और 6 20, 20 और 10 30 और 32। इस प्रकार से थर्ड सेल फोर्थ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 32। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर होती है सब सेल और सब सेल के अंदर भी होती है छोटी छोटी ऑर्बिट के अंदर उप ऑर्बिट और सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में होता है ऑर्बिटल्स। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आप इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख भी सकते हो। मैं आपके सामने डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप देख लो। अब देखिए अपने क्या क्या सीखा है, अपने सीखा है कोस, मतलब अपने सीखा है ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर होते हैं, कोस के अंदर होते हैं उपकोस, मतलब होते हैं सब ऑर्बिट, ठीक है। उपकोस के अंदर होते हैं कक्षक, क्या होते हैं, मतलब होते हैं ऑर्बिटल्स। तो एटम के अंदर इतने टाइप होते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोस मतलब ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर उपकोस मतलब सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर होते हैं कक्षक मतलब ऑर्बिटल्स, छोटे छोटे कक्षक होते हैं। चलिए बात करते हैं। अगर हम उपकोस की बात की जाए तो उपकोस के अंदर हम नंबर देंगे। उपकोस को अपन सेल का फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ एन से, जो आपके 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। अगर हमारा m बराबर अगर 1 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा k। अगर m बराबर 2 है तो उसका नाम हो जाएगा l। अगर m बराबर 3 आया हुआ है तो उस सेल का नाम हो जाएगा k, l और m। अगर हमने m बराबर अगर 4 लिखा है तो उस सेल का नाम हो जाएगा k, l, m और n हो जाएगा। ये आप समझ गए होगा, हमने अभी भी पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा सा वापस रिवाइज करके बता रहा हूँ एक ही फॉर्म के अंदर, वो हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में देखा, अभी आपको दिखा रहा हूँ थ्योरी के फॉर्म में, ठीक है बेटा। अब बात की जाए इस सेल नंबर फर्स्ट के की, तो इसमें सब सेल मतलब सब ऑर्बिट आपको कौन सा होगा, आपका एक ही होगा जिसका नाम है एस। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें एस होता है और उसके अंदर कौन होता है, पी होगा। एम की बात की जाए तो एम नंबर थर्ड, तो इसमें सब सेल भी उपकोष भी कितने थर्ड, एक तो एस तो है ही, पी है ये, और नया आ जाएगा आपकी डी। अगर नंबर ऑफ सेल 4 की बात की जाए तो इसमें सब ऑर्बिट मतलब उपकोष भी कितने होंगे, 4 होंगे। पहला आपका एस, फिर पी, फिर डी और चौथा नया आ जाएगा आपके एफ। ओके। अब देखिए हमने देखा था कि सर जो सेल जो के है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन।
एल के अंदर आते 8 इलेक्ट्रॉन, एम के आते 18 इलेक्ट्रॉन और एन के आते 32 इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ लिया था। अब ये 2 8 18 32 क्यों हुए? क्योंकि इसके अंदर जो सब ऑर्बिट होती है वो जो होती है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पड़ जाते हैं, उनको काउंट करके ही इसका नाम क्या है। देखो एस में कितने आएंगे? एस में आपके आएंगे 2, इस एस में 2 2 और 2। देखो पी में कितने 6, तो ये 6 6 6, डी में कितने 10, तो ये 10 और 10, एफ में आएंगे आपकी 14। तो आप देख लो इस पहले सेल के अंदर सब सेल आपका मतलब वो सब ऑर्बिट आपका एक ही है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, इसमें आपके सब सेल 2 है, सब ऑर्बिट 2 है, 2 + 6 8, तो यहाँ पर आओगे 2 + 6 8 + 8 + 2 10 18 हो गई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के 18, 2 6 8 8 और 18 18 और 14 कितने हो गए 32। इस प्रकार यहाँ पर चौथे ऑर्बिट के अंदर या चौथे कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या कितने हो गए 32। अब देखिए अब बात करते हैं सर इन कोष के अंदर उपकोष के अंदर कक्षक मतलब सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट होते हैं, तब अभी उपकोष से इसके अंदर कक्षक कौन कौन से होंगे तो आपको ध्यान रखना है। अगर बात की जाए इस एस की तो एस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैक्सिमम 2, तो इसके अंदर इसका हाफ में होता 1, तो इसके अंदर सब सेल कितने हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और उसका शेप होता है इस प्रकार, ये एक सब सेल। अब पी में देखो, पी में आपके यहाँ पर देखो पी नहीं आई ना, तो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 6, तो इसमें सब सेल हो जाएगी इसकी हाफ, इसको बोलेंगे 3, तो यहाँ पर 3 कक्षक हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 1 2 और 3, इसको बोलेंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब देखो यहाँ पर थर्ड सेल में नया कोष या नया सब ऑर्बिट कौन आया है? डी आया है, और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 10, और 10 का आधा होता है 5, मतलब यहाँ पर कक्षक या ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 और 5, इसको बोलेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये आपको अभी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये 11 और 12 में वापस आने वाला है ना, आपके लिए बहुत ही समझदार। अब देखो 4 सेल के अंदर आपका नया सब सेल आला एफ, और एफ के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 14, और 14 का होता है आधा 7, इसके अंदर इसमें सब सेल या सॉरी इसमें ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक कितने हो जाएंगे? 7। अब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? हमेशा एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमेशा भरे जाएंगे पेयर के फॉर्म में, लेकिन एक पूर्ण का बहिर्लभ्यता का नियम है वो इलेक्ट्रॉन में आपका आ जाएगा। पूर्ण नाम वैज्ञानिक ने क्या बोला था कि जब तक कि सारे कक्षक में जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब उसकी पेयरिंग नहीं होती है। ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि ये एक बहुत बेसिक होता है, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटर्स। ठीक है, अब ये आपको अगर समझ आ गया तो कल के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कार्बन में सहसंयोजी आबंध, है ना, कार्बन में कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।